नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आज हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास है नंबर 18। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो मैंने ये आपके लिए है पहले ब्लूम का वर्गीकरण से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में ब्लूम का जो वर्गीकरण है उससे आपका बनता ही बनता है। तो पहले ये छोटी सी एक पीपीटी है, इसको हम समझते हैं क्या कह रहा है प्यारे साथियों। देखिए, बलूम का जो वर्गीकरण है, इन्होंने तीन चीजों पे मुख्यतः अपना फोकस किया था। अब भाई वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहला तो था इनका संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में, राइट, या भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में। अच्छा, तीसरा उनका आता है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में। अब ये तीनों आप लोग रिपीट कर लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिएगा। भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक, ठीक है। ये इन क्षेत्रों में उन्होंने अपना काम किया था। अच्छा, ये बात कब की है? ये 1956 की बात है, 1956 में। इन्होंने क्या काम किए थे पता है? इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का काम किया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 6 पार्टीशन में, कितने? इन्होंने 6 भागों में, इसके ऊपर में 6 भागों में ज़्यादा महत्व दिया। अब ये जो आपकी 6 भाग हैं, अब ये कौन-कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपके बनता है प्रश्न। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे ज्ञानात्मक, और दूसरा आता है समझ या बूझ जिसे हम कहते हैं, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, और इसे हम कहते हैं मूल्यांकन। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास है कि आपको इसी क्लास में ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। चलिए देखो, बलूम टैक्सोनॉमी में क्या-क्या होता है। इन्होंने 3 प्रकार से, कैसे? इन्होंने 3 प्रकार से इन तीनों उद्देश्यों के बारे में गंभीरता से इन्होंने अध्ययन किया था। पहला था संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ओके, और कब की बात है ये? ये 1956 की बात है। अब उन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 पार्टीशन में विभाजित किया था। अब ये 6 आपकी जो पार्टीशन है, पहला आता है ज्ञान, समझ या बूझ जिसे कहते हैं, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। समझ में आ गया? अब ये इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये डेफ़िनेटली आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। अब इसके क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? अब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो कौन-कौन सा था? ज्ञान हो गया, अनुप्रयोग हो गया, अवबोध हो गया, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन। क्या ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जैसा आप लोगों ने पहले वाली पीपीटी में पढ़ा था? दूसरा देखते हैं। अब इन इसमें क्या कर दिया भाई, पहले मूल्यांकन लिया है, फिर अनुप्रयोग लिया है, विश्लेषण लिया है, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। ये तो बिल्कुल अपोजिट कर दिया ना। भाई पहले तो मूल्यांकन आएगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे गलत। अगला देखिए, फिर दूसरे में मूल्यांकन दे दिया, तो ये भी गलत है। अब अब लास्ट वाला देखिए क्या दे रहा है? ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका ना ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर दिया इसने? यहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे भी आपका ज्ञान बन रहा है, राइट? और दूसरे में क्या देखिए, दूसरे में था अबोध, और इसमें क्या कर दिया इन्होंने? अनुप्रयोग। तो इसी कारण ये गलत हो गया। अब पहली वाली पीपीटी पे दोबारा चलते हैं। ये देखिए, ये क्या कह रहा है? देखिए सबसे पहले क्या आया आपका? ज्ञान आया, दूसरे नंबर पे क्या आया? समझ, फिर समझ जिसे हम क्या बोलते हैं? अबोध बोला जाता है, ठीक है? समझ को क्या बोलते हैं? अबोध भी कहा जाता है। अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में आपका आता है मूल्यांकन। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, इन्होंने 6 क्षेत्रों में काम किया था। ये 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इज़ दैट क्लियर? अभी क्वेश्चन पे चलो। अब देखिए क्या कह रहा था? ये पहले वाला किस लिए गलत हुआ? देखिए ज्ञान यहाँ पे भी है और ज्ञान यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें दूसरे में क्या दे दिया? अनुप्रयोग दे दिया, जबकि अनुप्रयोग कहाँ पे आता है? अनुप्रयोग है ये 3rd नंबर पे। समझ में आ गया?
अब यहाँ पे इन्होंने अनुप्रयोग क्यों, ये थर्ड नंबर पे आएगा, राइट। ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये आपका आता है फोर्थ, ये आता है फिफ्थ और ये आता है सिक्स। अगला आपका क्वेश्चन बन रहा है प्याजी चाचा से। देखिए ये बड़े भयंकर है भाई। अब इनसे आपका प्रश्न चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो या इंडिया को कोई भी टेट हो, उससे आपका इन महाशय से उसमें प्रश्न बनना ही बनना है। अब देखिए प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। चलिए, अब भाई आपकी 4 से 8 वर्ष की होती है, 4 to 8 के लिए होती है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, जन्म से 0 से लेकर के 2 वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष से लेकर के 7 ईयर तक की होती है, या 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के लिए होती है। तो भाई प्राक संक्रियात्मक अवस्था भाई कितने वर्ष की होती है, ये तो पता होगा, बेसिक सा प्रश्न है। तो क्या राइट आंसर बनेगा, अरे भैया जी ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा ना। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। ओके, अच्छा कौन से नंबर की स्टेज है ये कमेंट में बताना मुझे। ये कौन सी स्टेज है, ये नंबर सेकंड स्टेज है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। चले आगे। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब या विकास, ये देखिए विकास लिखा हुआ है, ठीक है, विकास से संबंधित है। भाई साहब बड़ी ही खतरनाक अवस्था जिसे कहते हैं, बहुत ही भयंकर अवस्था। ये देखिए ये सारे के सारे जो लौंडे हैं ना, ये सब ग्रह अवस्था वाले हैं। भाई तू टेंशन ना ले, जो तू कहेगा वो होगा, जो तू कहता है बस मैं कर दूंगा उसको। आप लोग भी थे ना इस टाइम पे, तो आप लोग भी यही करते थे नहीं करते थे, ईमानदारी से बताना। चलिए भाई, 16 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष एवं नैतिकता के लिए होती है ये। अब 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक ये भाषा विकास में होता है। 8 से 10 वर्ष का सोशलाइजेशन जिसे बोलते हैं हम सामाजिकरण। अब 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक क्रिएटिविटी के लिए होता है। अब बताओ भाई, बेसिक सा प्रश्न था, गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। भाई गृह अवस्था कब कब होती है, सर जी ये तो 8 से लेकर के 10 वर्ष तक के लिए होती है। इसमें सोशलाइजेशन जो सामाजिकरण ना बड़ा ही खतरनाक तरीके से होता है। अब ये देखो, ये सारे के सारे लंगोटिया यार हैं। बोले भाई तू टेंशन ना ले, तू एक बार बता तो सही क्या करना है। आप लोग भी जब थे इस अवस्था में, आप लोग भी बड़े भयंकर टाइप के थे कि नहीं। समझ में आ गया ये प्रश्न, चलें आगे। थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, और ये थांडाइक अंकल आपके एग्जाम में आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, ये गारंटी आप ले लीजिए। हर वर्ष का पेपर आप देख लीजिए, 2 नंबर का ये आपको एग्जाम में आपके छपने ही छपने हैं। तो क्या संज्ञानात्मक अधिगम का होता है, अधिगम के प्रयास एवं भूल का होता है, सिद्धांत होता है, संकेत अधिगम होता है या स्थान अधिगम होता है। तो जहां थांडाइक चाचा आ जाएं, तो थांडाइक चाचा की ये तो रही बिल्ली, और ये लगा रखा है इन्होंने खटका। तो कौन सा होगा, ये होगा जी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी है भाई साहब। इसको डिटेल में आपको एक दिन में पढ़ाऊंगा, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ये निगेटिव क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भविष्य की योजना की सूझबूझ। चलिए ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि या इंटरेस्ट लेना, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या काल्पनिक भयों का अंत। अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, प्रश्न को पकड़ो पहले आप। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। अब आप पहले तो ये जानो कि कौन सी है, नीचे से शुरू करें। भाई काल्पनिक भयों का अंत, ठीक है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी ठीक है भाई, क्रिएटिविटी बनती है। अब ये क्या है, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन भविष्य की योजना की सूझबूझ, भाई अब बाल्यकाल में इसे क्या लेना देना है यार। ये तो जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ते जाता है, तब इन चीज़ों के बारे में सोचता है, नहीं सोचता है।
भाई एडल्ट में सोचना शुरू कर देता है, नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका, ये गलत है। और नेगेटिव क्वेश्चन का ये नंबर वन, ए ऑप्शन नेगेटिव हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होता है आपका राइट। इनमें से कौन सी मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाई साहब लड्डू क्वेश्चन है ये। अच्छा, फ्रेशर बच्चों के लिए थोड़ा सा ये तनाव युक्त हो सकता है। भाई जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है उनके लिए तो ये लड्डू प्रश्न है। क्या पेवल है? ऑप्शन नंबर बी चोमस्की चाचा जी हैं, विनय एमन साइमन है, या मास्लो, जिसे मैस्लो भी कहा जाता है। तो भाई जहां पे भाषा आ जाए तो नोम चोमस्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? चलिए भाई, अधिगम मतलब कि सीखने की एक विशेषता नहीं है, उसके बारे में पूछा है ये। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर वन कह रहा है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्या ये बात ठीक लग रही है आप लोगों को? आगे चलते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। अब दोबारा से क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो समझ में तब आएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सीखने की एक विशेषता नहीं है। अब ये प्रश्न आपका कहाँ से बन रहा है आपको पता है? ये बन रहा है आपका योकम, एक प्रोफेसर आपके योकम महोदय थे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में मतलब छपेगा। एक नंबर का क्वेश्चन इससे आने वाला है। ये एक प्रोफेसर साहब थे जिनका नाम था योकम महोदय। योकम महोदय। अच्छा, इनके सहयोगी एक और थे। कौन थे भाई साहब? ये थे इनके सिम्पसन। सिम सिप्सन। अब इन्होंने क्या काम किया था? योकम एवं शिप्सन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं बहुत सारी इन्होंने दी थी। तकरीबन इन्होंने 8 विशेषताएं बताई थी। ठीक है। अब उस 8 विशेषता में से एक विशेषता नहीं है। अब आप लोगों को मैं वर्बली एक बार बता रहा हूँ, देखो। अधिगम में अभिवृद्धि ग्रोथ वाली बताई थी। सीखने में समायोजन। अधिगम में लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया ये भी है। अच्छा आगे चलें। आगे कह रहा था ये सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है। तो ये भी थी इनकी। ठीक है। आगे देखिए भाई साहब, आगे क्या कह रहा है। सीखने में या अधिगम में विवेकपूर्ण व सृजनशील क्रिएटिविटी का भी प्रयोग होता है। भाई बिल्कुल ये भी सही कह रहे हैं, क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए। अब सीखने में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों का प्रयोग होता है। और सीखने में अनुभवों का संगठन होता है। सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है। तो ये तीनों तो हैं, परंतु इन्होंने ना अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसकी जो कोटेशन है ये गलत हो रखी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। समझ में आया? भाई आया तो कमेंट करना कि हाँ सर पता चला। आप कहो तो मैं ब्रीफ में भी एक बार इसको बता दूंगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। देखो इस टाइप के ना ये भयंकर वाले नाम आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, प्राइमरी में तो नहीं देगा, लेकिन अपर प्राइमरी में ये देगा ही देगा। ये यूपी टेट है प्यारे साथियों। ये कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट बड़े डीपली व गहराई तरीके से शब्दों को समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? अब पढ़ते हैं ऑप्शन। क्या समीपस्थ अनुबंधन होता है? आगे पढ़ते हैं। प्राचीन अनुबंधन होता है, चिन्ह अनुबंधन होता है, या ऑप्शन नंबर बी नैमित्तिक अनुबंध होता है। चलिए भाई, अब पहले तो ये बताओ क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? भाई कौन थे इनके महानुभाव जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आप लोगों को परेशान करने के लिए ये प्रयोग अनुबंधन किए थे? पता है किसी को? ये आप लोग मुझे बताना कमेंट में। मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताऊंगा। थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करो, थोड़ी सी मेहनत तो करो आप लोग कि हाँ भाई सर जी ने बताया है, थोड़ा सा कोशिश तो करें हम कि भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन है किसका। पता होगा आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा मेहनत तो करो।
अब भाई इसका राइट आंसर क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है ना, नैमित्तिक अनुबंधन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इस प्रश्न का सही आंसर। पकड़ लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। और किस नाम से जाना जाता है? चलिए, ये तो मैंने बता दिया। अब क्या नाम है? इसका एक नाम और है, समझ भी लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसे कहा जाता है यांत्रिक। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, क्या कहते हैं? यांत्रिक। यांत्रिक अनुबंधन भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? चलिए भाई, बल दे दीजिए भाई। किसके बारे में कह रहा है प्यारे मित्रों? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। भाई ये तर्क के आधार पे होता है, चिंतन के आधार पे होता है, या व्यवहार के आधार पर, या अभिप्रेरणा के आधार पर? तो प्यारे साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ना, वो आपके बिहेवियर के ऊपर में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक की अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? भाई मैंने बताए थे, तीन इसके प्राथमिक नियम होते हैं और गौण नियम होते हैं। अब गौण नियम कितने होते हैं ये बताइएगा। पहले आप प्राथमिक नियमों को देख लीजिए। कौन सा है? नीचे शुरू करते हैं। तत्परता का नियम बिल्कुल है, प्रभाव कम नियम है, अभ्यास का नियम है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है। पकड़ में आई बात? मैंने कई बार करा हूं इस क्वेश्चन को। भाई थार्नडाइक की अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अब ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों हैं, ये थार्नडाइक चाचा के प्राथमिक हैं। अच्छा, उसके बाद इसके गुण, ये जो दे रखा है ना ऑप्शन नंबर ए, ये इसका गौण नियम है। ठीक है, ये प्राथमिक नियम नहीं है। अब ये गौण नियम कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है? सर जी ये तो 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है? सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लिया कि सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, समझ में आ गया। दूसरा होता है बहु अनिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, या सादृश्यता का नियम, और लास्ट वाला सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये 5 होते हैं उसके गौण नियम, जिसे हम कहते हैं गौण नियम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये होते हैं प्रमुख नियम या मुख्य नियम जिसे हम कहते हैं। ओके, ये आपके एग्जाम में मिलेगा भाई प्यारे साथियों। ध्यान दीजिएगा, आप इन 5 गौण नियम को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और 3 तो ये आपके प्रमुख नियम हैं। इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कह रहा है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? अरे मास्टर जी, किस टाइप का क्वेश्चन लिया है? पल्ले ही नहीं पड़ रहा है भाई साहब, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। जब तक इसकी थ्योरी आप लोग नहीं पढ़ोगे, तब तक ये क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का है, ये पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये नहीं पल्ले पड़ेगा। मैं एक बार इसके ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, राइट आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। समझ में नहीं आएगा जब तक इसकी थ्योरी आप समझोगे नहीं। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विशेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? भाई साहब ये सेल्फ शोध का है, स्वतः शोध का है। ठीक है, आगे मत पढ़ो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसका एक बार डिटेल में आपको बताऊंगा, तब आप लोग पकड़ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर होता है ए इस प्रश्न का सही आंसर। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? भाई साहब चलिए, किसके बारे में पूछ रहा है? सामाजिक मूल्य, सोशल के बारे में है ये। सहायतापरक व्यवहार के बारे में होता है, प्राथमिक लक्ष्य होता है, मूल प्रवृत्ति होती है, या आक्रामकता की आवश्यकता होती है? तो भाई क्या पूछ रहा है? सामाजिक मूल्य के बारे में। तो सामाजिक मूल्य इसमें कहाँ मिलेगा? ऑप्शन को पढ़ के भी आप समझ सकते थे। भाई आक्रामकता में मिलती है क्या? नहीं जी, आक्रामकता में तो सामाजिकरण पाया नहीं जाता। प्राथमिक लक्ष्य है, सर जी सोशलाइजेशन में प्राथमिक लक्ष्य नहीं हो सकता ये। क्या मूल प्रवृत्ति है? ना तो ये मूल प्रवृत्ति है। ये क्या है? सहायता परक एक व्यवहार है। सामाजिक मूल्य जो होता है वो एक सहायता परक एक व्यवहार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है इस प्रश्न का आपका सही आंसर। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? अब देखिए भाई, ये फिर दे दिया आपको क्वेश्चन नेगेटिव। अब फिर से दोबारा एक बार प्रश्न को समझ लो।
आपके सीखने में मदद करने में, हेल्प करने में देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से, जो मनोवैज्ञानिकों ने कारक बनाए हैं, उसमें से कौन-सा नहीं है? पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक कारक कौन-कौन से होते हैं। पहले आप क्वेश्चन को देखो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाई अधिगम की इच्छा, यदि आप किसी काम को सीखना चाह रहे हो, उसके लिए आपको पहले इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर, इच्छा तो होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? भाई आपको किसी से प्रेरणा मिली हो, यदि आप किसी से प्रेरित हो, यदि आपके अंदर कोई रुचि है। अब आपका लास्ट वाला कह रहा है विषुव वस्तु का प्रारूप। तो चलिए भाई, किसी वस्तु का प्रारूप क्या आप पहले ही बना लोगे? तो इसका पहले आप फ्लो समझो, मनोवैज्ञानिक कारकों का पहले तो आप फ्लो समझो, किसके लिए? सीखने के लिए। तो क्या होता है? सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति में, किसी भी इंसान में, जब तक इच्छा जागरूकता नहीं होगी, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होगी, सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए, यदि उसे किसी से प्रेरणा नहीं मिली हो, या आंतरिक प्रेरणा हो या बाहरी प्रेरणा हो, ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है उसका इंटरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। फिर क्या करता है वो? अपनी लगाता है उसमें बुद्धि। क्या लगाता है वो? बुद्धि लगाएगा, नहीं लगाएगा? भाई बुद्धि जब तक नहीं लगाएगा तब तक कैसे काम बनेगा उसका? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? अभिवृत्ति होती है। फिर क्या होता है? परिपक्वता होती है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं मनोवैज्ञानिक कारक। परंतु विषय वस्तु का जो प्रारूप है ना, ये नहीं होता भाई। ठीक है, ये तो बाद में वो बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। भाई मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो विषय वस्तु का जो प्रारूप है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? चलिए देखिए, थांडाइक का ये इस पीपीटी में, इस क्लास में तीसरा क्वेश्चन है ये। अब आप समझ सकते हो कि थांडाइक कितनी बार आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या संज्ञानात्मक अधिगम होता है? ये तो जी पियाजे ने दिया था। अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, हाँ जी ये बिल्कुल है। संकेत अधिगम ये नहीं होता, स्थान अधिगम ये भी नहीं होता। अब संज्ञानात्मक अधिगम ये तो पियाजे का है, परंतु थांडाइक का आ रहा है ना, थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? सर जी, वो बिल्ली वाली जो इमेज देखी थी ना आपने, आपने जो दिखाई थी ना बिल्ली वाली, जो पिंजड़े के अंदर बैठी थी, वो क्या कर रही थी? सीखने के लिए, किसी भी काम को सीखने पर भूखी थी, तो बार बार वो खटके के ऊपर नहीं दबाती थी। ये बिल्ली बैठी थी, ये अंदर क्या था? एक खटका लगा हुआ था। इस खटके को जैसी दबाती थी वो, पंजा जैसे ही पड़ता था तो उसको क्या मिलता था? खाना मिल जाता था, भोजन प्राप्त हो जाता था। तो बार बार क्या करती थी? जैसे ही उसे भूख लगती थी वो यहाँ खटके के ऊपर में पैर रख देती थी, यहाँ से ये दरवाजा ओपन हो जाता था और यहाँ खाना मिल जाता था उसको। तो उससे क्या सिद्ध होता है? भाई साहब, बिल्ली को भी पता चल गया कि मैं जब जब प्रयास करूंगी, ठीक है, तो मुझे खाना मिलेगा। तो ये अधिगम जी का है, ये थांडाइक महोदय का ना सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इस प्रश्न का सही आंसर। एक छात्र पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, बुला लेते हैं भाई। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? अब बताइए भाई, बेसिक है ये प्रश्न, ज्यादा लेवल ठीक ठाक नहीं है इस क्वेश्चन का, बट लेकिन आपके दिमाग की बत्ती ओपन करने वाला क्वेश्चन है। क्या दृष्टि संवेदना होगी? मतलब क्या देख करके बताएगा? स्पर्श संवेदना या छू करके बताएगा? या ध्वनि संवेदना होगी? या प्रत्यक्षणा संवेदना होगी? अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। अब भाई कोई भी एक छात्र पढ़ रहा है, सपोज दैट आप लोगों में से महेश या सुरेश या रमेश कोई भी पढ़ रहा है। अब उसका नाम लेकर के मैं ऑनलाइन क्लास में उसको बुला रहा हूँ कि महेश, महेश। तो ये जो प्रक्रिया, तो मैं बार बार बुला रहा हूँ कि बेटा महेश। तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी प्रक्रिया प्रकट करेगा? मतलब कि वो रिस्पॉन्स देगा। अब मैंने बोला कि ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, रमेश बेटा पढ़ रहा है, बेटा रमेश, बेटा रमेश। तो मैंने दो बार स्पीक किया, मैंने उसे बुलाया, तो वो क्या करेगा? क्या देखेगा? वो स्पर्श करेगा
क्या करेगा? सर जी वो तो बोलेगा। यस, भाई ऑनलाइन में तो बोलेगा नहीं लेकिन कमेंट ज़रूर करेगा, तो जो कमेंट कर रहा है, तो वो एक प्रकार से ध्वनि संवेदना कर रहा है। ऑफ़लाइन में कोई बच्चा पढ़ रहा है, मैंने उसको बुलाया तो, "अरे बेटा रमेश" तो क्या बोलेगा? "जी सर जी।" तो वो क्या करेगा? ध्वनि संवेदना करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए ऐसे प्रश्न यूपी टेट बना देता है। आपके सेट में एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का बना के देगा वो। इसमें दिमाग लगाया है आयोग ने, पर उतनी गहराई में जाके दिमाग नहीं लगाया। क्वेश्चन को बनाया है पर सिंपल बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। अब कब संभव होगा भाई? ऑप्शन को देखते हैं भाई। जब खंड व शकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। आगे देखिए भाई, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी हों। समझ में आया? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्या कह रहा है? शैक्षणिक सुधारों में भाई यदि हमें शिक्षा में सुधार करना है तो प्रभावी विकेंद्रीकरण, मतलब कि शिक्षा में आप सुधार कर रहे हो तो वह कौन कौन से उपाय हैं जो इन ऑप्शन में दे रखे हैं जो संभवतः सही व सटीक बन रहे हो। तो आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए। तो भाई क्या कह रहा है? जब खंड व शकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल भाई साहब, जब तक आपके आसपास के जो केंद्र हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो शैक्षणिक सुधार प्रयास है वो सटीक नहीं हो पाएगा। अब स्थानीय संदर्भ व्यक्ति, अब आसपास के आपके विद्यालय के आसपास के जो व्यक्ति हैं वो सपोर्ट ना करें तब भी दिक्कत आ सकती है। अब यदि आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे हो, मेरे सारे के सारे शिक्षक शिक्षिका देख रहे हैं स्कूल क्लास को, वो आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो यदि आपके पास जो प्रासंगिक सामग्री हैं, जो बेसिक नीड की आवश्यकताएं वाली चीज़ें स्कूल में वो नहीं होंगी तो भी भाई प्रभावित होंगे। तो ये ए बी सी ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही हैं। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? क्या भाई पृथक्करण अलग करने से होता है, अनुप्रयोग करने से होता है, या तुलना करने से होता है, या अन्वेषण करने से होता है? अबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल होता है? भाई जो आपको ज्ञानात्मक अबोध स्तर है ना, उसमें क्या शामिल करना पड़ेगा? तो जब तक आप उसके अंतर्गत ना खोजबीन अन्वेषण शामिल नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, खोजबीन अन्वेषण इज राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रतिपुष्टि के द्वारा होगा, शिक्षण के द्वारा होगा, या योजना बनाना होता है, या प्रस्तावना होता है। तो भाई सूक्ष्म शिक्षण चक्र, पहले तो ये बताइए ये किसने दिया है, आपको पता है? ये सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है ना आपका, ये दे रखा है ए डब्ल्यू, किसके द्वारा? ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू कौन थे महानुभावी? ये एलन थे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ए डब्ल्यू एलन महोदय। ये एलन महोदय के द्वारा बताया गया था। ये योजना बनाने वाला है ना, ये प्रथम चक्र में आता है इसका। जब तक आप किसी भी चीज की योजना नहीं बनाओगे तब तक काम आपका चलेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आपको योजना बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे आपका राइट आंसर। किसके बारे में पूछ रहा है? प्रथम पद कौन सा होता है? तो आप जब तक योजना नहीं बनाओगे ना, ये आपका प्रथम पद है, ये योजना है। ठीक है, तो ए डब्ल्यू एलन के द्वारा ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अब भाई साहब ये जो शिक्षण सूत्र है ना, ये आपके 11 प्रकार के होते हैं। ये एक ना एक आपके एग्जाम में रख दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, और बहुत सिंपल सा होता है ये। ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई? सरल से कठिन की ओर होता है, भाई अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, या दृश्य से अदृश्य की ओर होता है। आगे देखिए, निगमन से आगमन की ओर होता है,
अब बताओ भाई कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? देखिए ये सारे के सारे ठीक है भाई, सरल से कठिन भी होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, पता नहीं होता फिर उसको हम जानकारी लेकर के पता कर लेते हैं, तो यही होता है ना निश्चित से अनिश्चित। भाई दृश्य से अदृश्य, पहले आप देखोगे फिर उसको, जो अदृश्य चीजें हैं उसको समझोगे, लेकिन आपका निगमन से आगमन की ओर नहीं होता, ये अपोजिट कर दिया। आपका होता है आगमन से, कहाँ से? आगमन से निगमन की ओर, आगमन टू निगमन की ओर। चलिए आगमन से निगमन की ओर समझ गए होंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होता है? अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी पढ़ा है? पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। देख लेते हैं एक बार, समझते हैं इसको। भाई क्या कह रहा है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? भाई कौशल अंतरण एक गति है, ना कि एक उद्देश्य है। चलिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह एक रेखीय अभिक्रम होता है, साखीय अभिक्रम होता है, तैयारी और अर्जन होता है। अब बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूँ पी वाई क्यू क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोगों को ठीक हो जाएगा, बोलेंगे मास्टर जी कहाँ से बना लाए ये। भाई ये आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होगा, इसके बारे में ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं समझोगे ना, आप इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाओगे। आप बेसिकली आप इसको देख लीजिए, मैं एक दिन डीपली इसको बताऊंगा। कौशलों के अंतरण एक गति है, ना कि एक उद्देश्य। तो आपका ये बनेगा स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस प्रश्न का सही आंसर। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? क्या व्यक्तिक परिवार से संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है, या व्यवहार परिमार्जन से संबंधित है? अब भाई अग्रिम व्यवस्थापक जो प्रतिमान है ना, वो आपका होता है सूचना प्रतिक्रियाकरण से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी, राइट। ये आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके एग्जाम में पता नहीं कहाँ से यूपी टेट वाले ना इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ करके कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं ये। इसकी भी थ्योरी आप लोगों को समझानी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी की आप, मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा, सेम आपको मिलेगा तो आप लोग कर लोगे, यदि थोड़ा सा घुमाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक बेसिक सी कोटेशन पूछा है उन्होंने कि भाई ये किसके द्वारा बताया गया है? क्या स्किनर चाचा के द्वारा है, हर्षवर्ग के द्वारा है, या मास्लो के द्वारा है, या विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है? तो प्यारे साथियों ये दिया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होता है इस प्रश्न का सही आंसर। ये कब की बात है ये और ध्यान दीजिएगा, ये 1964 की बात है। ठीक है, तब उन्होंने ये प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए होता है राइट। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अब देखिए दोबारा से फिर ये प्रश्न बन गया है आपका। भाई किसी किसी टॉपिक से ना यूपी टेट ने दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी उठा रखे हैं। भाई स्वेच्छाचारी, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी स्वेच्छाचारी तब तक नहीं होगा। यह सहानुभूतिपूर्ण जनतांत्रिक होगा, या वांछनीय सूचनाएं देने वाला होगा? तो भाई निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है प्यारे साथियों? ये आपकी होगी स्वेच्छाचारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? भाई संवेग का तत्व नहीं है ये समझना। क्या व्यवहारात्मक तत्व नहीं होगा, संज्ञानात्मक नहीं होगा, दैहिक नहीं होगा, या संवेदी नहीं होगा? चलिए प्यारे बच्चों, मेरी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, अब बताइए भाई किसका बनेगा निम्न में से कौन सा संवेग का महत्व नहीं है? तो देखो व्यवहारात्मकता भी होता है, संज्ञानात्मकता भी होता है, या देहिक भी होता है।
परंतु संवेदी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? भाई समावेशीकरण के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन को ढंग से पढ़िएगा, पकड़ लोगे आप लोग। क्षमता निर्माण का अभाव होता है, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना होता है, या अलगाव की भावना होता है, या संवेदनशीलता होता है। भाई समावेशन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है? भाई अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ये तो नहीं होगा दोस्तों। अलगाव भी नहीं होगा, क्षमता निर्माण का अभाव ये भी नहीं होगा। अब क्या बनेगा भाई? सफलता के लिए संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अधोलिखित अधोलिखित कह लो या निम्नलिखित कह लो, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ये पूछ रहा है गणितीय विकार के बारे में। भाई नीरसता संबंधी दोष होगा, पठन दोष होगा। पठन दोष तो डिसलेक्सिया के लिए कहा जाता है प्यारे बच्चों। गणना दोष होगा। अब बताओ भाई, किसके लिए कह रहा है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के लिए। तो क्या बोलेंगे? गणना दोष। तो गणना दोष के लिए क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? बहुत ही प्यारा और बेसिक सा सवाल है। केवल विशिष्ट छात्र होते हैं, सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं, सामान्य छात्र होते हैं, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। तो समावेशी कक्षा में कौन होते हैं भाई साहब? आपके सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशिष्ट बच्चे भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। कोई इसमें लॉजिक लगाने का तो काम ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? चलिए प्यारे बच्चों, देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भाई अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर्य से होता है, वाक्यों के निर्माण से होता है, शब्दों के निर्माण से होता है। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो भाई शब्दों के निर्माण आप कर लोगे क्या? भाई डायरेक्ट आप शब्द बना लोगे? नहीं बना पाओगे। वाक्यों का निर्माण कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जब तक आप अक्षरों व शब्दों के मध्य आप आपस में सहयोग नहीं कर लेते हो या सहचर या समावेशन नहीं कर लेते हो, तब तक ये पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। बेसिक सा प्रश्न था, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखिए भाई, कोहलबर्ग चाचा से आपका क्वेश्चन बना है। कोहलबर्ग यही सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से या जानवरों से श्रेष्ठ होता है। श्वेता यादृच्छिक क्रिया होती है या क्रिया है। संज्ञानात्मक संकारी होता है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण होता है। अब बताओ भाई, कोलबर्ग का यह सिद्धांत कहना चाहता है कि सीखना क्या है? भाई सीखने के बारे में पूछ रहा है ये, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसके अंतर्गत। तो देखो इन्होंने क्या कहा था कि क्रिएटिविटी संकाय भी होना बहुत आवश्यक है, संज्ञानात्मक संकाय भी बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अब ये क्लास होती है यहाँ पे कंप्लीट। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करके पक्का बताना कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। पेपर आपका इसी तरीके का रहने वाला है, यही क्वेश्चन घुमा भरा के आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को, एक एक टॉपिक को और शब्दों को फोड़ फोड़ के समझिए। यदि आप शब्द को समझ जाओगे, क्वेश्चनों को समझ जाओगे, अपने आप आंसर अपने आप लगा लोगे आप। और हाँ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। और गुरु दक्षिणा के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे साथियों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके एग्ज़ाम में हूबहू आपके कंटेंट आपके मिलने वाले हैं। और तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुरु दक्षिणा दे के जाना है। गुरु दक्षिणा में आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।